यानी जो व्यक्ति प्रतिदिन 24 घंटे में से 24 मिनट योग कर लेगा वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार पड़ेगा। ये चीजें केवल टीआरपी के लिए तो नहीं है कि आपको मतलब इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोवर्स मिल गए हैं तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। अगर हमारे थोड़ा भी सर में दर्द होगा हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास, या हम कोई भी पेन किलर उठाएंगे उसे खा लेंगे। आयुर्वेद और योग एक वो साधन है जो व्यक्ति के शरीर से जड़ से बीमारियां खत्म कर सकता है। कोई भी आपको दावा करे, दवाई दे, तो आप कहीं मत लेना, इससे आप हाइट नहीं बढ़ेगी। एक व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में फोन किया कि जी मेरी हाइट बढ़ सकती है। मैं कहा हाँ बढ़ सकती है अगले जन्म में, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज न्यूज़ रूम से जुड़ने के पीछे की वजह क्या है वो पहले आपको बता देते हैं। जहां देश का आधे से ज़्यादा या फिर कह लें दिल्ली की राजधानी, जहां सांस लेना जो है दूभर हो चुका है, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। प्रदूषण की मार इतनी है कि अब लोगों को मजबूर होकर के बाहर जाना पड़ रहा है। दिल्ली से आधे लोग जो हैं शहर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं कि कहीं पे तो हमें जो ऐसी सांस मिल जाए जहाँ से वो जी सके। लेकिन इस बीच में मेरा सवाल जो है वो यही है कि आखिर एक अमीर व्यक्ति तो बाहर जा सकता है लेकिन गरीब तो इसी सांस को झेल रहा है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिससे बात करेंगे और कहीं ना कहीं आज जो उनका काम है वो काम दुनिया जानती है। दुनिया क्यों जानती है? क्योंकि एक इंटरनेशनल योगा डे के दिन हम उस योग को करते भी हैं। वो किस तरह से हमें मददगार के रूप में साबित हो सकता है इन तमाम चीज़ों से, जब हम प्रकृति से टूटते चले जा रहे हैं उस बीच हमें योग किस तरीके से जोड़ करके रख सकता है, इसी पे ही सीधे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सोहित योगी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। आज आपने ये बड़ा अच्छा शुभ अवसर हमें दिया और विषय भी अच्छा है कि जो आज इस समय दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन और प्रदूषण की स्थिति बहुत भयावह है, तो उस पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो उस प्रदूषण से आप बच सकते हैं। बहुत धन्यवाद। सोहित जी, सीधे आपसे जब हम सवाल की ओर बढ़ेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि दुनिया तो आपको जानती है क्योंकि आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, मिलियंस में वीडियो जाती हैं, लोग आपके योग के पीछे आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, आपसे मिलने का प्रयास करते हैं। क्या सोचा कि इस योग की क्षेत्र में आगे बढ़ना है और लोगों को योग सिखाना है? देखिए, प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में हुई, तो वहाँ हमने योग किया, उसके बेनिफिट को जाना और फिर आगे चल के इसको प्रोफेशन बनाया। हमने देखा कि लोग जहाँ थोड़ा भी सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत एक टैबलेट लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, अंग्रेजी दवाई लेते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके तात्कालिक लाभ तो मिल जाते हैं, परंतु एक समय पर वो आपको दूसरी जगह नुकसान देना शुरू करती है। तो योग क्या है? योग है हमारे जीवन जीने की कला। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। यानी जो व्यक्ति प्रतिदिन 24 घंटे में से 24 मिनट योग कर लेगा वो दूसरों के मुकाबले 80% कम बीमार पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो अगर जो योग करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, स्ट्रेचिंग करता है, ध्यान करता है, तो उसका मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, इंद्रियां, मस्तिष्क सब रिलैक्स रहता है, शांत रहता है। इसलिए मैंने इसको चुना और मैं आज इसमें बड़ा काम कर रहा हूँ ईश्वर की कृपा से, आप सबके प्रेम के कारण। ऑनलाइन क्लास हमारी चलती हैं देश और विदेशों में, लगभग 15 से 20 देशों में हमारे सेशन चलते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ हमने देखा कि सोशल मीडिया पर न जाने किस प्रकार के लोग वीडियोज़ बनाते हैं और पुराना पता नहीं कितना बेकार कंटेंट परोसते हैं, उसी स्थिति में मैंने रील बनाई और रील हमारी मैक्सिमम हमारी 80 मिलियन व्यूज़ पे भी हमारी रील्स गई, क्योंकि हमने अच्छी चीज़ को, पब्लिक को, अपने देश को या दुनिया को परोसा और उन्होंने हमें प्रेम किया। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से आपने शुरुआत की, गुरुकुल से निकल करके योग के क्षेत्र में आए, चूँकि आपका नाम ही सोहित योगी है और योग से जुड़ करके आप कार्य भी कर रहे हैं। आपके बारे में मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, आप अमरोहा के रहने वाले हैं और अमरोहा छोड़ करके आपने जो है योग की फील्ड, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि आप एक कृषि परिवार से आते हैं, तो खेती बाड़ी की चीज़ें छोड़ करके यूँ योग की तरफ क्यों रुख कर लिया? देखिए, सबका अपना अपना एक विचार होता है। वैसे जो मैं कृषि यानी किसान परिवार में जन्मा हूँ और मेरा गांव गंगा के किनारे, शुद्ध हवा है, शुद्ध खाने को मिलता है और महीने में 4 से 5 दिन के लिए मैं अभी भी जाता हूँ। कृषि आज किसान के लिए मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता, परंतु किसान के लिए आज की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं इनकम कम है किसान की और मेहनत बहुत ज़्यादा है। परिवार में और दूसरे भाई खेती करते हैं, हमारे पिताजी भी खेती करते हैं, परंतु
इसी गुरुकुल में जब गए, वहाँ से हमें शिक्षा मिली, तो हम वही जो किसान कर रहे हैं वो मेहनत शरीर से कर रहे हैं, हम उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। योग भी एक तरीके से किसानों के लिए भी, और किसान जो परिश्रम करता है, मैं कहता हूँ फिर कि किसान जो मेहनत करता है वो कम बीमार पड़ता है दूसरों के मुकाबले। आपने किसान को कभी मोटा नहीं देखा होगा, आपने किसान को रात को नींद के लिए टैबलेट खाते हुए नहीं देखा होगा। तो क्या हम मेहनत और योग को जोड़ करके देख सकते हैं? बिल्कुल क्या देख सकते हैं। मेहनत और योग एक ही पहिया है? मेहनत योग का एक अंग हो सकता है। जैसे योग का एक अंग है आसन, योग का एक अंग है व्यायाम, एक्सरसाइज। तो वो जो हम फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, तो योग का जो फिजिकल है यानी आसन है, उसको हम किसान के साथ जोड़ सकते हैं, मेहनत के साथ जोड़ सकते हैं। जी ठीक है, तो मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपने योग की चर्चा करी, आपने बताया कि किस तरीके से है, तो जो लोग भी आपसे योग सीखते हैं उनकी सबसे ज़्यादा क्या कुछ निकल करके सामने आता है? क्या वो किस लिए योग करना चाहते हैं और योग के प्रति वो रुचि रख रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास प्रश्न आते हैं वो मोटापे के आते हैं। और आज मैं तो किसी का पेट निकला देखता हूँ तो मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शर्ट भी बंद नहीं कर पाते और पेट इतना बाहर निकल आता है कि मतलब मुश्किल हो जाता है उनको चलना फिरना, उनके फ़ोटो भी अच्छे नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वेट लॉस के लिए आते हैं। और हम एक महीने में 5 से लेकर के 10-10 किलो वजन तक कम करा देते हैं। ये हमारा अपना। आप एक महीने में ये दावा करते हैं कि 5 से 10 किलो का वजन आप कम करा सकते हैं? बिल्कुल। जो जिम नहीं करा सकता? देखिए, जिम भी करा सकता है। हाँ। जिम भी करा सकता है, ऐसा नहीं है। योग प्लस डाइट, आप चाहे एरोबिक करो, जुम्बा करो, डांस करो, जिम करो, कुछ भी करो, जो डाइट नहीं फॉलो करेगा, यानी हम गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ पर हमें गुरुजी हमारे कहते थे कि अगर शरीर को बनाना है तो दंड पे लो और खाना खाओ दबा के, तो मोटे हो जाओगे, मसल्स बन जाएंगी। यदि वजन कम करना चाहते हो तो मेहनत करो और डाइट कम कर दो, भूखा नहीं रहना है। जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, मीठा, नमक, ये सारी चीज़ें बंद कर दो या कम कर दो। रोटी कम कर दो, चावल कम कर दो, उससे वजन आपका 100% कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सरल सा फॉर्मूला दिया है मैंने आपको। हम एक महीने में इस माध्यम से 7-7, 8-8 किलो वजन कम कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए शोहित जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के पीछे सफलता दौड़ करके उसका हाथ पकड़ करके उसको आगे बढ़ाती है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो तमाम उसके खिलाफ नेगेटिविटी बातें करना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप एक जिस तरह से योग के क्षेत्र में इतना आगे काम कर रहे हैं, लोगों को योग सिखा रहे हैं, तो इस बीच में सवाल ये भी होता है कि ये चीज़ें केवल टीआरपी के लिए तो नहीं है कि आपको मतलब इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स मिल गए हैं तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। आप एक काम करिए, इंस्टाग्राम पे हमारा एक स्टूडेंट फीडबैक का एक कॉलम बना हुआ है, आप उसको चेक करिए। मेरे पास 1000 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट हैं, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जो टेस्टिमोनियल वीडियोज़ हैं, जिन्होंने अपने अनुभव हमें भेजे हैं, हमारे साथ जो रेगुलर क्लास करते हैं, और उनको आप पढ़िए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हम रिजल्ट देते हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, गूगल पे डाल के देखो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नेगेटिविटी भरे कुछ सवाल आपसे करते होंगे। क्या कभी ऐसे आपके पास कोई ऐसा सवाल नहीं आया? देखिए, आप दुनिया में कितना भी अच्छा काम कर लो, योगी जी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी देश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको नहीं बकसते, हम तो हैं क्या? इस देश के अंदर स्वामी रामदेव जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ते लोग। तो कितना भी अच्छा कार्य कोई भी करेगा, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, और मैं तो किसी को संतुष्ट करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, हेल्थ पर काम करता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान से बहुत कॉल आते हैं। भारत की स्थिति पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी नहीं होती, परंतु इतने कॉल्स आते हैं, हमें पता चल जाता है 92 का नंबर है, तो हम उसको पिक नहीं करते, रिसीव नहीं करते। तो उनका मैसेज व्हाट्सएप पे आता है, हम उनको भेज देते हैं कि भाई ये वीडियो कर लो या कोई समस्या है, तो हम उनको ऑनलाइन क्लास में भी नहीं लेते। आप उनको ऑनलाइन क्लास में क्यों नहीं लेते? योग तो सबका है। योग सबका है, परंतु हम भी थोड़ा सा बचते हैं कुछ चीज़ों से। हमारी ऑनलाइन क्लास पेड होती हैं, हम वहाँ से थोड़े से चंद कागज़ के टुकड़ों के चक्कर में अपने पीछे एजेंसियाँ नहीं लगवाना चाहते, तो हम थोड़ा सा उन लोगों से अच्छा, तो मतलब हम इसलिए आप उनसे बचते हैं। हाँ, लेकिन नहीं तो आप चाहते हैं कि आप उनको भी योग सिखाएं। हम हमारी वीडियोस देख के तो करते ही हैं। हमारी वीडियोस देख के पाकिस्तान में बहुत लोग करते हैं, क्योंकि हमें जो इनसाइट में जाके सब दिखता है कि इस कंट्री से कितने लोग देख रहे हैं। मेरी जितनी भी ऑल ओवर वीडियोस होती हैं, 15-16% तो मुझे पाकिस्तान में देखा जाता है, बांग्लादेश में भी देखा जाता है।
इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम है, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक काम कर रहा है, यूट्यूब काम कर रहा है, वो सब जगह ही देखा जाता है। अच्छा सुहित जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अब थोड़ा सा हम बीमारियों पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ योग गुरु बैठे हैं, और अगर हमने इस पे चर्चा नहीं करी तो हमें दर्शक देखने वाले भी नाराज हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बीमारियां देखी जा रही, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा कि सांस की बीमारी, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण पूरी तरीके से यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति उस मार को झेल रहा है। इसके लिए क्या कोई आसन है जो इस गंदी हवा को में इंसान को शुद्ध कर सके? देखिए, सबसे बढ़िया उसके लिए क्या है, अभी मैं पिछले महीने जब मैं गुजरात में रहता हूँ तो वहाँ मैं ठंडा पानी भी पी लेता हूँ, आइसक्रीम भी खा लेता हूँ, छाछ भी पीता हूँ, दही भी खाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। जब मैं दिल्ली एनसीआर में आता हूँ तो शुरू के 5 दिन मुझे बड़े कष्ट में बीतते हैं, हमेशा से ही। आजकल तो बहुत भयावह स्थिति चल रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं सबको कहना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया उपाय मैं 2 बताता हूँ इसके लिए। एक तो जब आप सुबह उठ के नहा के अपने तैयार होते हो ऑफिस के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो सरसों का तेल आप हथेली पे लीजिए और अपनी नाक में यहाँ तक अंदर तक उसको आप ऐसे लगा लीजिए। इसका क्या बेनिफिट होगा, जो आप डस्ट या पोल्यूशन जितना भी आप ले रहे हो वो यहीं कहीं जमेगा। आप इसको फील करके देखना, मैं खुद करता हूँ। अगर मैं जिस दिन नहीं लगाता हूँ तो दिन में मैं बाहर निकलूँ तो मुझे खुद परेशानी होती है कि अरे तो आज बहुत ज़्यादा काला अंदर चला गया है। लेकिन आप उसको लगाओ, आप शाम तक महसूस करोगे कि बहुत मतलब आपको लाइट महसूस होगा। दूसरा, जिनकी लंग्स वीक हैं, फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनको कंजन होती है, गले में खचखच होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। आप शाम को जब आते हो ऑफिस से या कहीं से भी आप आते हैं तो आप एक पुदीना ले लो और अजवाइन डालो और गर्म पानी में उसकी स्टीम ले लो, कम से कम 5 से 7 मिनट। तो आप देखो कि जितना आपने पूरे दिन ये कचरा सब लिया है, जितना गंदगी आपने ली, वो सब साफ हो जाएगी और ये कंजन आपको नहीं होगी। तीसरा उपाय इसका सबसे उत्तम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप ऐसे सीधे बैठ जाओ और ऐसे हाथों को करो और सांस अंदर भरो ऊपर, ये आप करना शुरू करो। लगभग कितना व्यक्ति को करना 3 चाहिए? से 5 मिनट आप इसको कर सकते हो। हाई बीपी है तो थोड़ा स्लो, लो बीपी है तो फास्ट, और नॉर्मल है तो जो मैंने स्पीड अभी बताई है इस तरह से 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करो। तो ये आपके लंग के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। प्रदूषण से बचने के लिए सबसे ज़बरदस्त रामबाण उपाय बता दिया मैंने आपको। सोहित जी, आज के समय अगर देखा जाए 10 व्यक्ति में 9 व्यक्ति ऐसा है जिसे बीपी और शुगर की बीमारी है, तो क्या योग उसे भी ठीक कर सकता है? देखिए, एलोपैथी में तो वैसे क्योर नहीं किया जाता है कुछ भी। एलोपैथी, आपको अगर बीपी हाई है तो मैं एलोपैथी को कभी विरोध नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अपने जीवन में अगर आपको कोई इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया, तो एलोपैथी का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन योग द्वारा डायबिटीज भी क्योर हो जाती है, योग द्वारा, और साथ में आयुर्वेद द्वारा बीपी भी क्योर हो जाता है। या आपने आयुर्वेद और योगाचार्य तो सुना होगा, किसी डॉक्टर से नहीं सुना होगा कि अब आपको बीपी की टैबलेट तो पूरी ज़िंदगी खानी है। और मैं आपको बताऊं, लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करो, खाने का आप थोड़ा ध्यान रखो, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली आपको नहीं खाना। साथ में क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके साथ में एक चंद्रभेदी प्राणायाम लगाओ। ये सब हमने टेक्निक्स खोजी हैं कि बीपी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 7 मिनट और चंद्रभेदी प्राणायाम भी 5 से 7 मिनट। आप इसको करके देखो, अगर आपका हाई बीपी है तो आप 15 मिनट में आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपको टैबलेट भी नहीं लेनी ठीक पड़ेगी। है, जैसे आपने बताया और अभी आपने कहा कि आप एलोपैथिक का विरोध नहीं बिल्कुल करते, नहीं। लेकिन अगर कोई एलोपैथिक दवाइयाँ लेने गया है तो वहाँ पर आयुर्वेद को नहीं माना जाता है। मतलब ये हमेशा से मिथक रहा है, आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तीनों किसी काम तीनों जड़ से मिटाने का करने की दावे ठोकते हैं, लेकिन तीनों कभी मिल करके नहीं चलते हैं। देखिए, ये सब अपना, सबका ना अपना विचार होता है। डॉक्टर जो हैं, मैं तो खैर इसको भी आपकी बात को नहीं मानता, क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर क्लाइंट हैं। मैं कितने डॉक्टर मेरे साथ योगा करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं, कितने डॉक्टर आयुर्वेद की दवाइयाँ प्रयोग करते हैं, कितने डॉक्टर, सबको पता है ना कि इसके साइड इफेक्ट तो हैं। डॉक्टर भी बोलता है कि इस दवाई को इतने दिन लेना, इसको इतने दिन लेना, सबको पता है। ये तो हमारी गलती है। अगर हमारे थोड़ा भी सर में दर्द होगा, हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास, या हम कोई भी पेन किलर उठाएंगे उसे खा लेंगे। थोड़ा तो वेट करना चाहिए, थोड़ा तो मस्तिष्क को शांत करना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करके देख लो, थोड़ा स्ट्रेस निकाल के देख लो दिमाग से बाहर, थोड़ा सो के देख लो। नहीं जी, मुझे तो एकदम टैबलेट चाहिए, ये तो हम भी करते हैं ना, डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। भाई, मैं अगर योग कर रहा हूँ तो मुझे नहीं है पसंद जिम, मैं तो यही कहूँगा ना, जिम जाना बेकार बात है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन जिम वाला ये कहेगा योगा बेकार बात है। तो ये तो डॉक्टरों की नहीं, ये सबकी कहानी होती है। किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में, हर जगह ये ऐसा ही होता है। मिलके कभी ये काम नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब में आयुर्वेद कर रहा है, वात पित्त कफ पे काम कर रहा है, और आपका ये एलोपैथी कर रहा है, रोग पे काम कर रहा है।
आयुर्वेद कर रहा है आपके रोगी पे काम कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, रोगी पे काम कर रहा है यानी रोगी को ठीक कर रहा है, और एलोपैथ रोग को ठीक कर रहा है, यानी कुछ समय के लिए आपको बुखार हुआ, पैरासीटामोल खाई और ठीक हो गए, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद फिर आ गया, खत्म नहीं हुआ वो थोड़े दिन के लिए शांत हुआ, महीने 2 महीने 3 महीने बाद फिर आ गया। मतलब आयुर्वेद और योग एक वो साधन है जो व्यक्ति के शरीर से जड़ से बीमारियां खत्म कर सकता है। मैं तो करता हूँ, मैं एलोपैथी हॉस्पिटलों में जाता हूँ और मैं उन लोगों को ये सलाह देता हूँ कि भाई आयुर्वेद और योग तो एक साथ जुड़ता है, आप एलोपैथ और योग को एक साथ जोड़ के काम करो, योग और एलोपैथ को एक साथ जोड़ के काम करोगे, योग आपकी इम्यूनिटी को बनाएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनकी साइनस के ऑपरेशन हुए और वो ठीक ही नहीं हुए, फिर दोबारा 1 साल बाद फिर ऑपरेशन हुआ, ठीक नहीं हुआ, और हमने साइनस की समस्या को अपने योग द्वारा दूर किया है। हमने, आप विश्वास नहीं करोगे, 15 साल पुराने बैक पेन को भी दूर किया है। आप थायराइड जैसी समस्या जिसको टैबलेट शुरू हो गई खत्म ही नहीं हो गया, आप टेस्टिमोनियल वीडियोस देखना, थायराइड की समस्या 15-15 साल पुरानी समस्या को हमने दूर किया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए सोहित जी, जिस तरह से अगर देखा जाए आज के समय, यही अगर मैं न्यूज़ रूम की बात करूं तो 9-9, 10-10, 12-12 घंटे, हालांकि हमारा काम तो 24 घंटे वाला रहता है, व्यक्ति बैठ करके काम कर रहा है, तो लोगों को सर्वाइकल जैसी दिक्कत हो रही है। आपने कहा भी कि सर्वाइकल भी योग से ठीक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर इतने ज़्यादा उसमें उपचार बताता कि यहाँ ना लगाओ, दही मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी तमाम चीजें बताते हैं। तो क्या योग से कितनी जल्दी इसमें आराम मिल सकता है और ये ठीक भी हो सकता है? आपने जो ये क्वेश्चन किया है ना, ये उत्तर हमारे वाला दिया है आपने। डॉक्टर ना तो तकिया लगाने को मना करेंगे, दही खाने को मना नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे दही खाए, इसके दर्द हो, हम इसको दवाई दें। ये आयुर्वेद और योगाचार्य बोलेंगे भाई दही नहीं खाना, उड़द, राजमा, चावल, भिंडी, अरवी, गोभी, इस तरीके की चीजें नहीं खानी है, ये आपको गैस करेंगी, वायु करेंगी, यानी बाय का दर्द भी हो सकता है। हम तकिया लगाने के लिए मना करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे झुके रहने के लिए मना करते हैं। अगर आप पूरी तरह से ऐसे झुके रहेंगे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये हमारी हड्डी जो है इतनी है, केवल अपनी कन की उंगली, छोटी उंगली के बराबर, और ये क्रेनियम में ऊपर टिकी हुई है। जब ऐसे पूरे टाइम झुके रहोगे तो यहाँ आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और ज़्यादातर कॉर्पोरेट में मेरे जितने भी सेशन होते हैं, मैं देखता हूँ सर्वाइकल की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। सर्वाइकल को हम 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा काम आपको करना, थोड़ा हमें करना, कुछ एक्सरसाइज हम बताएंगे और ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हो। बड़ी बात तो ये है कि जो सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, आप ऐसे ऐसे बैठे हो, थोड़ी देर 10 बार ऐसे आगे से घुमा लिया, फिर 20 बार आगे से पीछे की ओर घुमा लिया, ऐसे बैठे बैठे, तो ये सर्वाइकल के लिए, शोल्डर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद बैठे बैठे आपने अपनी नेक को साइड में कर लिया, हर आधे घंटे में 1 घंटे में कर लो। आपको बॉस रोकेगा ये सब करने के लिए? काम करते करते कर लो। 2 मिनट का रेस्ट लिया आपने, गर्दन को इस तरह से कर लिया, पीछे की ओर ट्विस्ट कर लिया, ऊपर की ओर कर लिया, तो ये आप ऐसे करते रहो, ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। अगर आप 10 घंटे, आप ही नहीं, अगर मैं भी ऐसे ही झुका रहूँगा तो मेरा हो जाएगा सर्वाइकल। मैं तो योगा टीचर हूँ, मेरे भी हो सकता है, क्योंकि ये है पोस्चर की प्रॉब्लम। ये हमारी, अगर हम ठीक से, अगर बीच बीच में हर 2 घंटे में एक बार खड़े हो जाओ, बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दो। लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपने सर्वाइकल बोला, मैं मानता हूँ लोअर बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोअर बैक पेन भी पोस्चर की ही प्रॉब्लम है। ये भी बैठे बैठे नसें दब जाती हैं, L4, L5, S1 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नस ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, तो नीचे ब्लड जाना बंद हुआ तो साइटिका हो जाती है, लोअर बैक में स्टिफनेस हो जाती है, दर्द होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, MRI होता है, CT स्कैन, दुनिया भर के जांच होने के बाद फिर कई बार ऑपरेशन तक की स्थिति। भाई एक तो मैं कहता हूँ, सुबह आप अपने लिए 1 घंटा या 24 मिनट जरूर निकालिए, जिससे आप के बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, प्राण शक्ति बनी रहेगी और आप एनर्जी आपकी बनी रहेगी और ये समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, अच्छा देखिए, हम उन तमाम बातों का तो जिक्र कर ही रहे हैं कि लोगों को क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं, योग की बातें आप गुरुजी कर ही रहे हैं। अच्छा, अब लोगों की समस्या तो सुनती रहती हूँ और लोगों के जो उनको तकलीफ होती है वो, अब मैं अपने ही बारे में थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। ये बताइए, अच्छा जब अखबारों के पन्नों को पलटते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये कैप्सूल खाइए, इससे 10 दिन में हाइट बढ़ जाएगी। भाई मेरी तो हाइट मतलब कि नहीं बढ़ी, हमने तो बहुत डॉक्टर को दिखाया, तो क्या योग से आज भी हाइट बढ़ सकती है? उम्र कितनी है आपकी? आप ऑन कैमरा में उम्र नहीं बता सकती। देखिए, डॉक्टर से और योगा टीचर से तो आपको बतानी पड़ेगी, पर ठीक है। देखिए, उम्र, हाइट बढ़ने का भी एक समय होता है, निश्चित समय होता है। अगर आपको कोई कहे कि आप 17 साल के बाद, आप वैसे तो लिखा रहता है 18, मैं तो 17 ही कहता हूँ, 17 के बाद किसी मतलब अपवाद में किसी की बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन 17 के बाद उम्र या हाइट बढ़ना मुश्किल होता है। कोई भी आपको दावा करे, दवाई दे, तो आप कहीं मत लेना, इससे आप हाइट नहीं बढ़ेगी। और हाइट बढ़ने के कई, ना बढ़ने के भी कई कारण होते हैं। एक तो बचपन में जो बच्चे वेट उठाते हैं,
बहुत सारे आजकल क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे जिम चले जाते हैं तो उनकी भी हाइट रुक जाती है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके पापा हैं 6 फुट के, उनकी मम्मी भी अच्छी लंबी हैं, लेकिन उनकी हाइट 5 फुट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 8वीं क्लास से 8th क्लास से वेट उठा रहे हैं, अपनी बॉडी बनानी शुरू कर दी, वहीं हाइट रुक गई। एक तो वजन उठाना एक बड़ा कारण है, दूसरा एक्सरसाइज नहीं करते, तीसरा जेनेटिक अगर मम्मी पापा मामा कोई फैमिली में कोई हाइट कर किसी की कम है तो उस कारण से भी हाइट नहीं बढ़ती है। बच्चों के लिए हम कह सकते हैं, एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए हम ये वीडियो है, तो उस वीडियो पे लगभग 25 मिलियन व्यूज़ आए और दिन के 3-4 हज़ार कॉल्स आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि पूरे भारत में सब की हाइट ऐसा है कि किसी की हाइट ही नहीं बढ़ी हुई, इतने पागल हो गया, हमारे पूरा स्टाफ पागल हो गया, इतनी कॉल्स आती थी। एक व्यक्ति ने 70 साल की उम्र में फ़ोन किया कि जी मेरी हाइट बढ़ सकती है। मैं कहा हाँ बढ़ सकती है अगले जन्म में, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप सुबह उठिए, साइकिल चलाइए, पंजों के ऊपर चलिए कम से कम 10 से 15 मिनट और स्ट्रेचिंग करिए, ताड़ासन करिए, लौकी का सेवन करिए, केले का सेवन करिए, सुबह सुबह खाइए। तो इससे आपके पोषक तत्व आप खाइए तो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों की, बड़ों के लिए बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़ों की हाइट नहीं बढ़ेगी। एक चीज़ और देखी जा रही है, चूंकि मैंने हाइट का जिक्र किया, आज के समय या इस जनरेशन में पैदा होने वाले बच्चे, पहले के टाइम पे देखा जाता था कि व्यक्ति की 6-6 फुट, 5-5 फुट, 7-7 फुट, 8-8 फुट तक की लोगों की हाइटें होती थी। लेकिन इस जनरेशन में देखा जा रहा है कि लोगों की हाइट कम होती हुई नजर आ रही है, जो एक सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो आने वाले भविष्य के लिए एक चिंतन का विषय भी है। तो क्या योग इसे खत्म कर सकता है? क्योंकि योग को तो भारतीय संस्कृति से जोड़ करके भी देखा जाता है, हालांकि दुनिया अब इसका डंका बजा रही है, योगा डे मना रही है। देखिए ये मतलब मैंने तो अभी ऐसा नहीं सुना, ना मैंने अभी आज तक ऐसा कहीं पढ़ा है कि हाइट लोगों की कम हो रही है। पर अगर ऐसा है, आपने कहीं कोई रिसर्च देखी हो ऐसी, अगर ऐसा है तो नियमित रूप से फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए। जंक फूड एक हाइट ही नहीं, ये जंक फूड जितना हम खा रहे हैं ना, जितना मैदा हम खा रहे हैं, ये हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। चाहे वो मस्तिष्क की ग्रोथ हो, चाहे हमारे शरीर की ग्रोथ हो, चाहे हमारे बॉडी के किसी पार्ट की ग्रोथ हो, चाहे हमारी मेंटल लेवल की ग्रोथ हो। तो जंक फूड, फास्ट फूड जितना आज खा रहे हैं, जितना पिज़्ज़ा बर्गर ये सब पेल के खा रहे हैं ना बच्चे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। जीएच हार्मोन्स, हमारा ग्रोथ जो करने वाले हार्मोन्स हैं, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, वो ग्रोथ होने ही नहीं देता है। तो आपको क्या करना है कि भाई 1 घंटा अपने लिए निकालो, मैं बार बार बोलता हूँ। आपने कहा 1 घंटा निकालिए, लेकिन जब हम जिक्र करते हैं लोगों की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का, जहाँ सुबह 9 से 10 घंटे उनको अपने ऑफिस में देने होते हैं, अपने बिजनेस में देने होते हैं, तब तो उस बीच में ये व्यक्ति योग कैसे करेगा? क्योंकि आज के समय तो उसके पास समय ही नहीं है। मोदी जी से ज़्यादा बिजी हैं, अंबानी से ज़्यादा बिजी हैं, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा बिजी है कोई? बताइए आप। अमिताभ बच्चन भी अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं, शाहरुख खान भी अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं, अंबानी फैमिली भी अपने लिए 1 घंटा निकालती है, मोदी जी भी 1 से 1.5 घंटा निकालते हैं। इनसे ज़्यादा बिजी नहीं। टाइम को मैनेज करना पड़ता है। मुझे जब कोई ये कहता है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता उसकी बात। भाई सबके पास टाइम वही 24 घंटे हैं, मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, उन्हीं को मैनेज करना है। सुबह 1 घंटा पहले भी तो उठ सकते हो, या आपको रात को 1 बजे तक बैठा के काम कराता है कोई? एक टाइम टेबल तो है। आपको 9 बजे ऑफिस बुलाया है तो शाम को 6 बजे तो छोड़ देंगे, 7 बजे छोड़ देंगे, 9 बजे सो जाओ जाके। सुबह आप अगर 6 बजे उठते हो तो भाई 5 बजे उठ जाओ। नींद पूरी चाहिए। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, योग के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, ये गलत बात है। टाइम सबके पास होता है। योग जो है वो मैं से जोड़ता है, मैं से जोड़ने का काम करता है। और चूंकि आप ये भी बता रहे, अगर 1 घंटा हम निकालते हैं, योग की प्रकृति, प्रवृत्ति, उन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उस बीच में आज के समय देखा जा रहा है कि योग एक पेशा बनता जा रहा है। बहुत से लोग हैं इसको लेकर के कहते हैं, लेकिन क्या योग एक पेशे के रूप में हम उसको देख सकते हैं? देखना चाहिए। मैं खुद एक पेशेवर योग टीचर हूँ, मेरी खुद की फीस होती है। मेरे पास 300 से 400 लोग ऑनलाइन योगा क्लास करते हैं, जो पेड क्लास होती हैं। इसके अलावा मेरी पर्सनल क्लास भी होती हैं। विदेशों में मेरी बहुत ज़्यादा क्लास होती हैं, यूएस यूके में बहुत ज़्यादा क्लास होती हैं। मैं कहीं कॉर्पोरेट में क्लास देने जाता हूँ, उसका भी चार्ज करता हूँ, मेरी पूरी टीम मैनेज करती है। स्वामी रामदेव भी पेशेवर योग टीचर थे, अभी फ्री करा रहे हैं क्योंकि उनकी दूसरी दवाइयों का बिजनेस चालू है। तो मैं कहता हूँ गलत क्या है इसमें? भाई हम आजीविका का साधन हमने बनाया तो गलत क्या है? क्योंकि हमें भी अपना परिवार चलाना है, हमारे पीछे भी लोग हैं। मैं ये मानता हूँ कि गलत काम करके धन नहीं उपार्जन करना चाहिए, परंतु एक अच्छा काम करके
भाई आप डॉक्टर को तो 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख रुपए दे देंगे, एक योग टीचर को नहीं देंगे? योग टीचर का पेट नहीं, उसका परिवार नहीं, उसको भी पैसा कमाना चाहिए और अच्छा काम करके कमाना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे पास तो ऐसे ऐसे योग टीचर हैं 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए महीने कमाते हैं, मेरे ऐसे जानने वाले योग टीचर हैं। तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। और बहुत बड़ा ये मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कहना चाहता हूँ जो योग में करियर खोज रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो फिर सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है ना कि डॉक्टर और आयुर्वेद में अंतर क्या? फिर दोनों ही अपने पेशे के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो वो कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं जो दे रहे हैं उसका नुकसान भी है, और ये जो हो रहा है ये अपने आप से अपने आप को स्वस्थ करने का साधन है। आप समझ रहे हो? अपने आप को अपने आप से, यहाँ आपको कोई इक्विपमेंट यूज नहीं करना, और उनकी पैसे में, फीस में और हमारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम तो 1000 रुपये में पूरे महीने योगा क्लास दे देते हैं, आप एक बार 5 मिनट में 1000 रुपये दे करके आ जाएंगे डॉक्टर को, तो अंतर नहीं है। हम बल्क में हम 200, 400, 500 लोगों के साथ बैठते हैं, डॉक्टर 10 लोगों में उतने के पैसे कमा लेगा जितने हम पूरे महीने में लेंगे। अंतर है भाई, आप कुछ अच्छा दूसरे को भी तो दे रहे हो। ठीक है, आप मुझे ये सोचो, बताइए। 1 मिनट आप ये सोचिए, जब मेरे पास ये मैसेज आता है कि जी मैंने डॉक्टरों को लाख रुपए फूंक दिए, 2 लाख फूंक दिए, मेरा आज तक ये दूर नहीं हुआ, और आपकी क्लास जब से मैं कर रही हूँ, मैं 3 महीने में इतनी एनर्जी आ गई मेरी बॉडी के अंदर, मैं उड़ने लगी, मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत आ गई, मैं ऑफिस में 6 घंटे काम नहीं कर पाती थी, आज 8 घंटे काम कर रही हूँ। तो ये बताओ हमने क्या गलत किया? अगर उसे 2, 4, 5,000 रुपये ले भी लिए तो क्या गलत किया है बताइए? तो योगा टीचर हम भी पढ़ के आए हैं, हमने मास्टर किया है, हमने डिप्लोमा किया है, हमने फीस भी भरी है, हमारा परिवार भी है, और गलत कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर को भी गलत नहीं मानता हूँ, मैं गलत उनको भी नहीं मानता हूँ। उन्होंने करोड़ों रुपए की फीस देकर अपना शिक्षा को लिया है। बस कहीं ना कहीं एलोपैथ में और योग आयुर्वेद में ये अंतर है कि वहाँ जो आपको दवाई दी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी दे रही है, ये आपको नुकसान नहीं दे रहा है कम से कम। सोई जी 2-3 सवाल और लूंगी, फिर इस चर्चा के हम अंत की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल। सोई जी मुझे ये बताइए, जिस तरह से हम योग की बात कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार सबसे प्रथम एक आसन माना जाता है जिसकी 12 वो होते स्टेप्स होती हैं। 12 स्टेप्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिथक रहते हैं कि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो 12 स्टेप करे, लेकिन उसको अगर ज़रूरत है तो वो कौन कौन से कर सकता है, क्योंकि लोगों के मन में सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है समय वाली। नहीं देखो, सूर्य नमस्कार तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जिनके पास समय ही नहीं है। 10 मिनट तो कर सकता है, 12 स्टेप में 1 मिनट भी नहीं लगती है, 1 मिनट का समय नहीं है। एक सूर्य नमस्कार को करने में 30 सेकंड लगती हैं केवल, स्लो करने में 1 मिनट, और स्लो होल्ड करके करने में 2 मिनट। और वो 10 सूर्य नमस्कार करके घर से चला जाए तो पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो समय की तो इसमें कोई बात ही नहीं। मैं तो ये जो 1 घंटा कह रहा था, जिनके पास टाइम नहीं है भाई 10 सूर्य नमस्कार कर लिया करो। आपको बताऊं, सूर्य नमस्कार का आपने नाम लिया, मेरा एक जूनियर ही है, मेरा एक छोटा भाई है, हरियाणा का एक लड़का है, संदीप आर्य, उसने 36 घंटे 36 मिनट 20 सेकंड नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार किया, बिना खाए बिना पानी पिए। 20,000 सूर्य नमस्कार किए, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो वो तो एक अलग प्रक्रिया होगी भी, उसने एक गिनीज बुक के लिए, लिम्का बुक के लिए उसने ये रिकॉर्ड बनाया। अभी वो 56 घंटे का रिकॉर्ड बना रहा है, 40-45 हज़ार सूर्य नमस्कार करेगा। तो उसके पास तो इतना टाइम है, और आप केवल 10 मिनट नहीं निकाल सकते। सूर्य नमस्कार 10 ही मिनट कर लो, 5 मिनट प्राणायाम कर लो, आप स्वस्थ बने रहोगे। हार्ट अटैक की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा कंजंशन कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, पेट के बहुत सारे रोग पैदा हो गए हैं, घुटने की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली योग करोगे, डेली अभ्यास करोगे, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपने जैसे एंजाइटी का जिक्र किया, ठीक है ना, आज के समय यही है, हर 10 व्यक्ति में कोई ना कोई 2 व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एंजाइटी उसको होने लगती है, सांस की बीमारी की तो मैंने आपको बताया। तो इन सब के बीच में योग किस तरीके से उनके लिए महत्वपूर्ण है, और वो ऐसा क्या करें जो स्ट्रेस रिलीज हो सके? देखिए, स्ट्रेस तो मैं तनाव को, एंजाइटी को कोई रोग नहीं मानता। पहली बात, ये कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं, पर डॉक्टर तो रोग मानते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, योग रोग इसलिए नहीं है, ये है ओवर थिंकिंग। आप अगर ज़्यादा सोचते हो, आप बैठे बैठे सोचते रहो, नेगेटिव सोचते रहो, तो आपको स्ट्रेस आएगा, नींद भी उड़ जाएगी, रात को नींद भी नहीं आएगी। आप सोच के देखो, आप पॉजिटिव सोचो, आप किसी बुक्स के बारे में सोचो, आप अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो आप सो जाओगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं हुआ। जो ओवर थिंकर होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, वो निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, अरे मैं क्या करूं, यही सोचते हैं ना। फिर कुछ अपने ऑफिस के बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में सोचने लगते हैं, उनकी नींद भाग जाती है, वहाँ से स्ट्रेस हो जाता है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ऑफिस का बहुत बड़ा दबाव है,
भाई एक चीज़ बताओ, या तो उसका निवारण करो, या तो उस दबाव को आप अपने कुशलता से, अपने काम से, अपनी मेहनत से उसका निवारण करो, उसको काम को अच्छे से करो। एक ये है कि जो बीत चुका, कोई घटना घटी, कभी कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई या कहीं लॉस हो गया, तो उसके बारे में स्ट्रेस लेते हैं, है ना। एक कारण यही है, एंजाइटी हो गई, कहीं डर लग रहा है किसी को, उसको आप सुधार सकते हो, सुधारो, नहीं तो छोड़ दो। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति जो प्रेजेंट में जीता है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते हुए अच्छा लग रहा है, योग पर चर्चा हो रही है, कैमरा चल रहा है, यहीं तक हूँ, यहीं तक पॉजिटिव माहौल है, तो मुझे कोई तनाव नहीं है। अब यहीं बैठा बैठा, अभी मेरी 6 बजे क्लास है और मैं ये सोचने लगूँ मैं 6 बजे तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मेरी क्लास होगी कि नहीं होगी, अभी मुझे स्ट्रेस आएगा, मैं ये चाहूंगा ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो योग कैसे इसको रिलीज यही तो पॉजिटिव करता है योग। मैंने कहा आपको, योग करेगा सकारात्मक, योग करेगा पॉजिटिव। कैसे करेगा? आप प्राणायाम का अभ्यास करो, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, ब्रेन को प्राण शक्ति मिलेगी, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो, उज्जाई करो, शीतली करो, शीतकारी करो, ये सारे प्राणायाम का अभ्यास करो, क्योंकि प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। इससे आपके ब्रेन स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, तो वहां से आपको ताकत मिल जाएगी। आता वही है, आप अगर सकारात्मक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो सारे रोगों से बचे रहोगे, क्योंकि ज्यादातर रोग हमारे मन से प्रारंभ होते हैं, हमारे दिमाग से प्रारंभ होते हैं जी। ठीक है। अच्छा सोहित जी, मुझे ये बताइए कि 3 साल के भीतर आपको इतनी प्रसिद्धि मिली, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिली, आप इस प्रसिद्धि से खुश हैं या फिर लोगों तक आपके योग करने की कला और लोगों में योग करने का जुनून पैदा हो रहा है, इस चीज से ज्यादा खुश हैं? देखिए, प्रसिद्ध, मुझे दोनों तरीके से खुश हूं मैं, क्योंकि प्रसिद्धि मिलती है, सबको प्रसन्नता होती है। आज लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं कि जी आपके साथ सेल्फी लेनी है, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे मिल जाते हैं, कहीं के कहीं मिलते रहते हैं, तो उससे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें भी लगता है कि हम भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी बन गए हैं। पर मुझे जो ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब मिलती है, जब दूसरा व्यक्ति सामने से हमें मैसेज करे कि आपके योग से, आपके कारण मेरी ये समस्याएं दूर होगी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मेरा इसमें कोई कारण नहीं है भाई, आपने हमारे कहने से योग किया, सही योग टीचर से योग कर लिया, तो आपकी ये समस्या दूर हो गई। आपको बताऊं, अभी एक पॉडकास्ट में मैंने बोला कि हम रिजल्ट पे काम करते हैं, हम रिजल्ट पे ही काम करते हैं। एक महिला ने वो पॉडकास्ट देखा यूएस से, उन्होंने कॉल किया कि मुझे पर्सनल क्लास चाहिए आपकी। मैंने कहा पर्सनल क्लास चाहिए तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो कह जितनी भी होती है आप बताइए। तो हमने उनको 50,000 फीस बताई, 1 घंटे की, 1 महीने की, 20 क्लास की 50,000। तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आपको पे कर देती हूँ। तो उन्होंने पे किया। उनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम थी पिछले 15 सालों से, 39 की एज थी। 15 क्लास के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, हमारी क्लास बंद हो गई। भाई जो उनका लक्ष्य था वो पूरा हुआ। फिर हमने कहा कि अब 3 महीने बाद प्रेगनेंसी योगा स्टार्ट करना, तो वो कंसीव किया उन्होंने। तो हम कहते हैं कि अब हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको घर में उनके जो खुशियाँ नहीं आ रही थी वो खुशी आए। तो हम अगर हम इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचें, तो बहुत सारे लोग तो इसको ज्योतिष से जोड़ देंगे, बहुत सारे लोग तो इसको दूसरी आशीर्वाद से जोड़ देंगे। हमने योग की कुछ आसन कराए, कुछ एक्सरसाइज कराए, उससे रिजल्ट उनको मिला, तो हम ऐसे रिजल्ट पे काम करते हैं। ये अभी पिछले महीने की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसी ऐसी बहुत उदाहरण है हमारे पास। तो हमारे साथ में सोहित जी थे, जिनको आपने सुना क्या योग हमारे लिए ज़रूरी है, कौन से आसन हमारे लिए ज़रूरी है, किस बीमारी के लिए, और क्या कुछ करना चाहिए, वो भी आपने सुना। देखिए, इन सारी बातों को चर्चा करते वक्त तो मुझे इतना योग, कहते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में जानना है, उसको जानने के लिए जिसके अंदर जितना जाओगे उसकी और उतनी गहराइयों को पाओगे। यकीनन योग जो है एक धैर्य का है, साधन है। जितना धैर्य लोगे उतना ही योग आपको लाभ पहुँचाएगा। तो तमाम डॉक्टर्स की दवाइयों के साथ साथ अगर आप योग करते हैं तो योग के साथ साथ थोड़ा धैर्य रखिए और आप अपने आप को बेहतर महसूस करने लग जाएंगे। तो यही चर्चा थी सोहित जी के साथ में। क्या कुछ आपकी पसंद आया और क्या कुछ आपके सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।